So welcome back to the KOK's Heart to Heart, everyone. We hope you all must be doing great. Thank you so much for loving and supporting King of Kings Heart to Heart. We hope you all must be doing great, and we wish you ample amount of love, health, wealth, wisdom, knowledge, success, and all your dreams come true. You are a king, and you are a queen, and wanna be the member of the King of Kings family. Like, share in the groups, and subscribe with bell notification, and comment KOK's Heart to Heart, so that we can able to bring more and more heart touching conversation for you all. तो चलिए चलते हैं आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारे साथ एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, जो सिर्फ और सिर्फ पार्षद नहीं है पर एक्टर भी है। तो एक्टर तो है वो, पर एक्टिंग का मतलब हम यही सोचते हैं कि बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड ही होता है, पर यहाँ पर जो वो एक्टर जिस रोल को निभाते हैं वो बहुत बड़ा एक रोल है, जिसको लाइफ मतलब हर इंसान तहे दिल से सराहना करता है। तो आपको बिना परेशान करे हम सीधा बताते हैं। तो जो श्री राम जी थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपनी छाप हर हृदय में छोड़ के गए हैं, वो आज उनका रोल निभाते हैं। 25 साल से करीब वो इस रोल को निभा रहे हैं एज एन एक्टर। तो उनके बारे में हम जानेंगे, और वो पार्षद तक का उनका सफर कैसे रहा, आगे भी उनसे कई सारी बातें भी जानेंगे। तो पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि हम उन्हें आज स्टेज पे बुला रहे हैं। चलिए कॉन्वर्सेशन आगे करते हैं। सो हेलो अर्जुन सोमकार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपने हमारे लिए अपना समय निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। और ऐसा पार्षद एज एन एक्टर आपने हमारे लिए इस समय बात करने के लिए निकाला, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से इस समय क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अपने बारे में कुछ बताइए आप हमें। देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार से था, और बचपन से ही मेरे ऊपर से साया उठ गया था। मेरे बड़े भाई लोगों का थोड़ा सहयोग मिला मुझे, तो अपने आप को स्टेबल करने में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ी। और जिस तरह मुझे शौक था, तो मैंने अपने शौक भी पूरे किए। जैसे मैं रामलीलाओं से जुड़ा था, रामलीला में मुझे छोटे छोटे रोल मिला करते थे। मैं छोटे छोटे रोल से शुरू हुआ था, शत्रुघ्न से लेकर के, और बीच में शिव जी का रोल, भरत का, अंगद का। तो छोटे छोटे रोल से मैं ऊपर बढ़ा। आज लगभग मुझे 25-26 साल हो गया राम का किरदार निभाते हुए आदर्श रामलीला कमेटी में। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं, उनका किरदार निभाने के लिए मुझे ये बार बार सौभाग्य प्राप्त होता है, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। और इससे चलते चलते फिर एक धार्मिक भावनाएं हमारी जो हमेशा रहती है, जब धार्मिक जगह में जाता है, वातावरण वैसे ही होता है, तो सोच भी वैसे ही हो जाती है। तो ऐसे करते करते सेवा भाव का मन रहा, शुरू से हम लोगों की सेवाओं में लगे रहे, और जनता के बीच में जाकर के हमेशा हमने भलाई के काम किए। तो लोगों ने देखा कि यार ये लड़का कुछ लगा रहता है, अच्छे काम करता है, तो मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े, और आज भी जुड़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो सब लोगों ने मन बनाया कि इसे क्षेत्र का पार्षद बना दिया जाए। तो मैं उस समय शिवसेना में हुआ करता था, तो शिवसेना से मेरी शुरुआत हुई थी। शिवसेना भी एक भावनाएं ऐसी थी कि अभी हिंदू पार्टी है, धर्म के काम करती है, तो इसलिए हम लोग उसमें जुड़ गए थे। तो शिवसेना में हम काफ़ी समय गुजारा। उसके बाद लगभग फिर उसमें एक ऐसा बदलाव आया कि हम दूसरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आ गए। लोगों ने समझाया कि आगे एज भी हो रही है, अब तुम क्या करोगे। तो लोगों ने इस तरह का वो करा, तो लोग मुझे इस क्षेत्र से, हमारे वार्ड नंबर 17 जो है, पहले 13 नंबर वार्ड था, तो बहुत ही दिग्गज एक हमारे जो सामने बहुत, जैसे कहते हैं स्टंप का खंबा, उसे हिलाना बहुत मुश्किल था। और सबके आशीर्वाद से मुझे टिकट भी मिला, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, इस लायक समझा।
और उस खंबे को मैंने हिलाने का काम किया। आज 10वां साल है मुझे लोगों की सेवा करते हुए, और मन बना के करा, मैंने कुछ नहीं सोचा, एक सेवा भाव से 10 साल मैंने पूरे किए। और उस 10 सालों में कोई मुझे कह नहीं सकता है कि मैं पब्लिक को छोड़ के कहीं इधर उधर गया हूँ या इग्नोर किया हो किसी को। इस सेवा भाव के साथ में मैंने 10 साल गुजारे पब्लिक के साथ में। उसमें आपने देखा हर उतराव चढ़ाव भी आए। कोरोना काल के अंदर भी हम जब पब्लिक घर से नहीं निकल रही थी, जो भी हमसे बन पाया, बोलना नहीं चाहिए, वो हमने करा, हमारी टीम ने करा, बहुत काम किया। कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों के बीच में रहे, कहीं हम हटे नहीं, कहीं झुके नहीं, और ईश्वर का, भगवान का नाम लेकर के हम काम करते रहे। और हमारी जितनी टीम थी, हमारी टीम ने बड़ा सहयोग करा। उसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, सब लोगों ने टीम बनाई। जिस तरह कोरोना काल का काल जब जिस टाइम चला, तो उस समय हर किसी ने मदद करी, खाने से लेकर के, और जो भी हमसे बन पाया सैनिटाइज करवाया हमने। क्षेत्र के अंदर जहाँ हमारे को पता लगता था कि यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो गई, हम वहाँ पे पहुँचे। जो भी दवाई, जो भी हमसे दवाई जहाँ पे भी किसी ने बोला, हमने घर पहुँचा के उपलब्ध कराई है। देखो, चुनाव ही सब कुछ नहीं होता। मेरा अपना मानना है, चुनाव ये सोच करके नहीं लड़ना चाहिए कि हमने जीतना है तो हमने ये चीजें छोड़ देनी है। जो हमारी सेवा भाव है, हमारे रक्त जो हमारे अंदर जो है, ये हमेशा चलता रहेगा और हम सेवा करते रहेंगे। कई लोग क्या होते हैं कि जीत जाते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं हम तो पता नहीं क्या बन गए हैं। कि जिस तरह चाहे वो छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, आदमी को एक सा रहना चाहिए जनता के बीच में। जब जनता चुनाव हमारे को जीता कर भेजती है, बड़ी उम्मीद के साथ भेजती है। हमने देखा, हमसे पहले भी बहुत लोग रहे, तो क्या होता है कि हम भी जब जाते थे, इग्नोर सी बात है कि आज ये नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने अपना एक कार्यालय, जो हमारी शॉप हुआ करती थी कुमार चौक के अंदर, हमने वो ऑफिस खोला। ऑफिस इसलिए खोला कि हमें कोई ढूंढे ना। हम सुबह 2 घंटे बैठते हैं, शाम को 2 घंटे बैठते हैं। जिसने कोई लेटर लिखाना है, कोई भी समस्या होती है, उसको सुनने के लिए, शिविर का, पानी का, स्ट्रीट लाइट का, सफाई का, कोई भी काम होता है, तो हम सुबह यहाँ बैठ करके सुनते हैं, देखते हैं। और वो सारे काम, किसी की पेंसिल लगानी है, कुछ भी करना है, लोग बेझिझक मेरे ऑफिस के अंदर आते हैं। और किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं किसी पार्षद के पास बैठे हुए, क्योंकि हम पार्षद बाद में हैं, हम सेवक पहले हैं। हम जनता के सेवक पहले भी थे और आज भी हम सेवक हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये जिस तरह एक विचार रहा हमारा कि कोई भी पब्लिक परेशान ना हो, हमारी ओर से इतना रहता है, अगर जो मैं किसी काम में कहीं फंसा हूँ, कहीं इधर उधर हो गया हूँ, तो मेरी टीम इतनी अच्छी है, वो लोगों को अटेंड कर लेती है। कहीं वो काम नहीं करा पाते तो मुझे बात करा लेते हैं, किसी अधिकारी से बात करा लेते हैं, तो मेरे काम इस तरह हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मेरे क्षेत्र में एक बस्ती भी है जहाँ लोगों ने बहुत कुछ आश्वासन दिया था, सालों सालों से देते आ रहे थे। उस जगह में लोग सिर्फ आश्वासन ही दे रहे थे, और जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था, वहां मैं गया तो इतनी दुर्दशा थी क्षेत्र के अंदर। जब मैं घूमा तो मुझे सबसे ज्यादा उस जगह इतनी गंदगी का मातम था। अब हमारी भावनाएं तो ऐसी है कि चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, सबको अच्छा देखना है, अच्छा एक ही दृष्टि से देखना है। तो हमने उन पे फोकस किया जो उस गंदगी के माहौल में रह रहे थे। गंदगी का वातावरण जिस तरह था वहां पे, वहां कोई रह नहीं सकता था। पानी के अंदर बरसात आती थी, बच्चे तक बह जाते थे। ये बड़ा बहुत विकट एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती लग रही थी उस समय।
मैंने यार कैसे करा जाएगा, मैंने लोगों को बोला भी था, तो लोग कहते हैं साहब यहाँ पे सब आते हैं चुनाव के बाद, उसके बाद कोई भूल जाते हैं, यहाँ कोई झांकता भी नहीं है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, मतलब एक आदिवासी जिंदगी गुजार रहे थे शहर के बीच में लोग। मैंने वहां से शुरुआत करी थी काम करने की, और आज मैंने वहां पे बचाव के लिए पुश्ते भी लगवाए, लाइन भी डलवाई, सड़क भी बनवाई, और स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई आज। पहले तिरपाल के घर होते थे, अब उनके अच्छे पक्के मकान भी बने। मेरा मानना है, लोग कहते थे कि यार ये तो अवैध है, वह है, तो मेरा मानना यह है कि अगर जो अवैध है तो इन्हें बसाए क्यों वहाँ पे। 35 साल से, मैं तो पार्षद अभी से बना, 40 साल से वहाँ पे लोग रह रहे थे, तो क्यों, अब रह रहे थे तो उनकी व्यवस्था भी करी जाएगी। 35 साल 40 साल कुछ कम नहीं होता है, आधी जिंदगी आदमी की गुजर जाती है। तो बड़ी चुनौती इस काम के लिए थी। कई लोग, कई जगह मुझे दिक्कतें होती थी उस काम के लिए, कई अड़चने भी आती थी, कई लोग वो चाहते नहीं थे वहाँ डेवलपमेंट हो, किसी को दिक्कत भी होती थी। हम जिस तरह पुश्ते का काम शुरू करा, पुश्ता सुरक्षा दीवार लगाई, तो उसको हम बनवाते थे दिन में, रात को कई लोग तोड़वा देते थे। जो वहाँ पे दबंग लोग थे वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे इन गरीबियों का भला भी हो, उनके लिए हमने सब कुछ किया। आज वो ही जगह है जो वो बिंदाल बस्ती के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा वहाँ पे हमने करा है, और वहाँ के लोग हमें मानते भी हैं। तो वहाँ से हमने शुरुआत करी। क्षेत्र के अंदर जब चुनाव लड़ने जाता है तो आदमी बोलता है चहुमुखी विकास, तो चहुमुखी विकास हमने भी करके दिखाया। समय था उस समय हमारी सरकार का, हमारी सरकार थी, और बड़े नेताओं का हमें सुरक्षा प्राप्त भी था, सबसे संबंध थे। मंत्री प्रसन्न नैथानी जी थे हमारे, यशपाल आर्य जी थे उस टाइम, इन लोगों का बड़ा सहयोग रहा। राजकुमार जी विधायक थे, राजकुमार जी ने वो काम की वायर इतनी बह रही थी जिस समय काम, उनके बाद तो काम हो रहे, लेकिन आप देख रहे हो पूरी राजधानी का जो एक क्षेत्र होता है, मेन होता है, उसके अंदर इतना स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, विधायक निधि का काम हो रहा है। कहाँ जा रहा पैसा, कैसे लग रहा है, कुछ देखने वाला ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। उस टाइम हम काम कर रहे थे, हम तरीके से काम कर रहे थे। हमें पता है कि यहाँ पे अगर देखिए बिंदाल बस्ती बात लीजिए, हमने पहले सुरक्षा दीवार उठाई, उसके बाद हमने पानी की लाइन डलवाई, फिर उसके बाद हमने सड़क बनवाई, फिर उसके बाद हमने लाइट लगवाई। तो व्यवस्था हमने स्टार्टिंग से सिस्टम से चलाया था ना, तो बन गया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। आज पूरी राजधानी को खो दिया गया, पता ही नहीं लग रहा, लोगों का एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी से। कोई कहता है स्मार्ट सिटी से मिलो जी, कोई पीडब्ल्यू स्मार्ट सिटी से जाए, पीडब्ल्यूडी वालों ने करा है। अरे किसको पकड़ेगा, आज की डेट में जनप्रतिनिधि जैसे भाग रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, मतलब कोई सवाल करे तो किससे करे, ये हाल है। तो एक वातावरण इतना खतरनाक चल रहा है शहर के अंदर। हमारे टाइम में इतना विकास हुआ, और मैं अपनी बात बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारी सरकार जिस समय थी उस समय हमने इतना बढ़िया चलाया। वही यही देहरादून था, यहाँ पे काम चल रहा था, चारों तरफ काम चल रहे थे, चाहे नदी नाले हर जगह पाड़ दिए गए। आपने देखा होगा राजकुमार जी ने क्या नहीं करा। राजकुमार जी ने देखिए, अब पहले जहाँ पे मच्छी बाजार से लेकर गया भूसा स्टोर कहाँ है, वहां तक उन्होंने स्लैब डलने का काम किया था, सारे काम किए, और काम भी ऐसे किए कि आदमी सोच भी नहीं सकता था। उस जगह भी गंदगी का माहौल होता था, वो भी हमारी सरकार ने शुरू करा था। लेकिन आज जो काम हो रहे हैं वो तरीके से नहीं हो रहा। आप देखिए लॉकडाउन के अंदर काम हो रहा था, स्मार्ट सिटी का काम जो है लॉकडाउन से शुरू हुआ था, लॉकडाउन में इतना टाइम मिला। अब देखिए पलटन बाजार के अंदर ही इन्होंने शुरू कर दिया था, सिर्फ कोई चीज नहीं दिख रही थी उस टाइम, पलटन बाजार परेड ग्राउंड, दो जगहों के अलावा कोई भी चीज हमारे अधिकारियों को भी नहीं दिख रही थी, हमारे मंत्रियों को नहीं दिख रही थी। उसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा था। जो काम आज हो रहा है उस समय अगर तो प्रॉपर काम करते, तो जिस तरह नाले का काम आप शुरू हुआ है इन्होंने, तो कहीं से इधर खो दिया, कहीं वो हो दिया, कोई लेवल ही नहीं है। आने वाले टाइम में फिर ये स्थिति बहुत विकट, बहुत गंभीर हो जाएगी जिस तरह का ये काम चल रहा। क्योंकि
सिस्टम से होते हैं। पहले नाले का काम चलते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी लाइनें हमारी जो है ऊपर ये बिजली वगैरह जितनी भी ये काम थे, ये अब उसके बाद शुरू होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो इनको दिक्कत भी नहीं होती और यहाँ की सुंदरता निखर के एकदम बाहर आती उस समय। वो समय अब था, लेकिन यह तो निखरने की बजाय और गड्ढे गुड्ढे। अब बरसात आ गई है, इन्होंने बोला बरसात से पहले काम शुरू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ये बड़ी स्थिति शहर की बहुत खराब है इस समय। हम अपनी बात बताएं, हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत थी। नेचुरल रोड से एक रोड अंदर जाता है, चांद बिल्डिंग वाले पूर्व पार्षद कंबोज जी थे हमारे, आरएन कंबोज जी, उनके क्षेत्र वहीं निवास है। तो वहां से लेके दोनों तरफ पानी की दिक्कत इतनी थी, लोग पेट से ना बीमार हो गए थे, पेट की बीमारी ऐसी हो गई थी बहुत। वहां दिन रात के बाद मैंने वहां फोकस किया, विधायक जी से आग्रह किया, उन्होंने वहां पे भी लाइन डलवाई पानी की, बहुत बड़ा काम करा। कई जगह ट्यूबवेल हमने बोले, पोस्ट ऑफिस के पास ट्यूबवेल, इंदिरा कॉलोनी में ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल लगा लगा करके हमने पानी की इतनी बढ़िया अच्छी व्यवस्था कर दी थी। आज हमने इतने सारे ट्यूबवेल बनाने के बाद भी जब से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है वो सारी व्यवस्था खराब हो गई। पानी कहाँ जा रहा पता ही नहीं लग रहा, अधिकारियों को नहीं पता लग रहा है। तो वो सारी व्यवस्था जो है चरमरा सी गई है। कभी वहां पानी नहीं आ रहा, कभी वहां तार टूट गई, आदमी पानी परेशान हो रखा है। अब देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बाहर के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब देहरादून आते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या है कि अब किसी के रिश्तेदार आ रखे यहाँ तो लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं है। जब लाइट नहीं होगी ट्यूबवेल नहीं चलेगा, जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो व्यवस्था खराब होनी है, जब ट्यूबवेल नहीं चलेगा तो पानी कहाँ से आएगा। ये सारी व्यवस्था सारी खराब पड़ी है। आज की डेट में अगर जो आप सर्वे कर लीजिए, कोई भी आदमी राजधानी का खुश नहीं है। हर आदमी कहता है कि हमारे को तो नई ये स्मार्ट सिटी नहीं, हमारे को तो पुराना देहरादून ही दे दो, उसमें खुश है। ये बात जो आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और क्योंकि लोगों को एक आप स्मार्ट सिटी के नाम पे जो सरकार कर रही है वो आप डेवलपमेंट करके नहीं दे रही है, वो तबाही तोड़ा फांदी हर जगह काम चल रहा है, लोगों की सड़कें नहीं बनी हुई है, लोग जाने के लिए उन्हें दिक्कत परेशानी हो रही है, पानी की फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल रही है। ये बात आप सही बोल रहे हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों के आज चर्चा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम सबसे पहले ये जानना शुरू पसंद करेंगे, जैसा आपने बताया आप पार्षद हैं, तो एक पार्षद के बारे में देखिए हम कोशिश करेंगे, हम एकदम बेसिक से कोशिश करेंगे आप जानने की कि पार्षद कौन होता है, क्या करता है ना। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो लोग पार्षद के बारे में नहीं जानते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो 25-30 साल से ऊपर के हो चुके हैं वो तो सब जानते हैं पार्षद, लेकिन हम थोड़ा उनको लोगों को भी बताना चाहते हैं पार्षद कौन है। तो आप थोड़ा सा हमें पार्षद के बारे में बताइए, पार्षद कौन होता है, क्या काम करता है वो। देखिए पार्षद जो है एक देखने के लिए तो बहुत छोटा सा क्षेत्र उसके लिए मिलता है, लेकिन पार्षद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। मेरा मानना है सांसद, विधायक, मेयर, मुख्यमंत्री जी, इन सब लोगों की तक तो किसी की पहुंच नहीं होती है, किसी से कोई मिल नहीं सकता है। पार्षद की भूमिका ये होती है कि एक रूबरू क्षेत्र की जनता उन्हें चुन के इसलिए भेजती है क्योंकि वो उनके बीच में रहे। और उनकी भूमिका क्या होती है, आपकी स्ट्रीट लाइट कहीं खराब है तो वो जिम्मेवारी पार्षद की होती है उसे ठीक कराने की। कहीं पे पोल लगने हैं वो भी व्यवस्था सब पार्षद कराएंगे। आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है वो पार्षद कराते हैं। आपके क्षेत्र में छोटी जो गलियां होती हैं, कहीं पुस्ता टूटा है उसकी व्यवस्था भी पार्षद करवाते हैं। क्योंकि पार्षद ऐसा नहीं होता है कि नगर निगम से ही काम कराते हैं, पार्षद पीडब्ल्यूडी भी जाते हैं, अपने लेटर पैड भी लिख करके ले जाएंगे। रोड की व्यवस्था खराब है, कहीं गड्ढे हैं, कुछ है तो उसकी व्यवस्था भी पार्षद कराएंगे। एक पार्षद ऐसे माध्यम होता है जिससे आप कोई भी क्षेत्र का कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आदमी होता है रूबरू हो जाता है, मिल जाते हैं, पार्षद को अपनी तकलीफ बता देते हैं।
विधायकों को तो इतना टाइम नहीं होता है, विधायकों को तो 50 काम होते हैं, 50 काम पार्षदों को भी होते हैं। लेकिन क्या है, क्षेत्र के अंदर अगर तो किसी का कार्यालय नहीं है तो घर में जाकर के काम करवा लेते हैं, कई लोगों को कार्यालय बनाते तो वहां पे आ जाते हैं। तो पार्षद से रूबरू होकर के अपनी बात को कहने के लिए पार्षद को चुनता है आदमी। तो पार्षद, कोई भी काम होता है आपके क्षेत्र में, नाली है, नाले हैं, इनकी सब सफाई की व्यवस्था सब पार्षद करवाते हैं। पार्षद आगे अपनी टीम को लगाते हैं। नगर आयुक्त है हमारे, स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं नगर निगम के अंदर, जो अधिकारी होते हैं हमारे ये काम होते हैं। किसी के टैक्स की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ हमारे इंस्पेक्टर होते हैं। तो इन सब लोगों से मिलकर के हमारी सबसे संबंध होते हैं, तो इजी काम हो जाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। पार्षद का मतलब है, मेरा अपना मानना है कि पार्षद वो चीज है जो किसी को दिक्कत ना होने दे। पार्षद एक परिवार का, जो जब हम चुनाव के लिए उतरते हैं तो एक हमारे को जनता देखती है तो वो ये सोचते हैं कि हम काम किससे करा पाएंगे और हमें कौन टाइम दे सकता है, ये बड़ा मसला है। तो पार्षद की भूमिका इतनी बड़ी होती है, किसी का दुख है सुख है, रात को भी, आज रात को भी फोन आया था, हम लोग उठ के जाते हैं। पार्षद की बहुत बड़ी भूमिका है। पार्षद को पब्लिक में भी जाना है, पब्लिक के भी काम करने हैं, आपके जितनी सफाई व्यवस्था वगैरह सारी चीजें देखने के बाद फिर जिस भी पार्टी में मिले होते हैं उनके भी काम देखते हैं। पार्षद तो एक इतना व्यस्त आदमी रहता है, अगर जो काम करने वाला होगा उसे फुर्सत ही नहीं होती है। जिस समय आदमी अपना परिचय देने के लिए जाता है तो क्या बोलता है, मैं इस क्षेत्र का विकास कर दूंगा, चौमुखी विकास कर दूंगा, है ना। कई जगह ऐसी दिक्कत भी आती है, वो बोलते हैं लेकिन पता लग रहा पार्षद को ढूंढते रहता है आदमी। तो क्या होता है कि वो इस तरह के पार्षद होते हैं कि सिर्फ शौक के लिए लड़ते हैं, उनमें वो भावनाएं नहीं होती जैसे एक भावनाएं होनी चाहिए, तो वो भावनाएं नहीं होती है किसी के पास। तो वहां पब्लिक क्या है, परेशान हो जाती है। अच्छा, तो जैसे कि मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब एक पार्षद जो हो गया हमारा, कि जैसे प्रधानमंत्री हो गए हमारे, प्राइम मिनिस्टर से मोदी जी हैं, तो मोदी जी आके हर गली मोहल्ले को तो आके देख नहीं सकते, तो इसलिए गली मोहल्ले को हैंडल करने के लिए एक पार्षद बनाया जाता है, एक वार्ड मेंबर बनाया जाता है, जिसका जो आपकी एक लोकल वार्ड को, आपकी जो सोसाइटी, आपकी सड़क हो गई, नाली हो गई, बिजली पानी हो गया, सबको वो देखे आपको। तो यही हम आपके मुताबिक पार्षद की जिम्मेदारियां होती हैं। जी। तो अब जैसे आपने इस चीज के बारे में बताया, तो हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में जानने चाहेंगे कि पार्षद के चुनाव कैसे होते हैं और पार्षद कैसे बना जाता है। देखिए, पार्षद मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र के अंदर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पहले ही लगे होते हैं, अपनी टीम के साथ में लगे होते हैं, टीम बनाते हैं, चुनाव लड़ने के लिए व्यवस्था करते हैं कि हमने चुनाव लड़ना है। अब क्या होता है कि भाई 10 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं क्षेत्र के अंदर, लेकिन जनता उसी को चुनती है जिस पे विश्वास रखती है ना। तो पार्षद चुनाव लड़ने के लिए तैयारी की, सबसे पहले तो जनता के बीच में जाएगा, वो अपनी बात रखेगा, है ना। बाकी जो है, मेरा मानना है 50% पार्षद वो बनता है जो जनता के बीच में 5 साल रहता हो, अपनी क्षेत्र के जनता के लिए समर्पित रहता हो, तो उसको 50% तो वही उसका वो हो जाता है। 50% जो उनकी साथ की टीम होती है, वो टीम उनको जिताने का काम करती है, जिन्हें विश्वास होता है। कई लोग होते हैं कि वो जो सोचते हैं कि मेरे पे पैसा है, कई लोग सोचते हैं कि हम तो पैसे भी चुनाव जीत लेंगे जा करके। उन्होंने कहा ठीक है, कि कई शौकी आ जाते हैं, उन्होंने कहा भाई पैसे खर्च करने हैं, कोई पैसे लुटा रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो वो अगर जो इस तरह के लोग होंगे तो पैसे से जो चुनाव जीत के आएगा तो वो फिर जनता को नहीं देखेगा, जनता को वही देखेगा जो ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा, ईमानदारी के साथ में
पब्लिक के बीच में रहेगा, वही जनता की सेवा कर सकता है। अन्यथा क्या है कि लोग परेशान, मैंने देखा है बहुत से वार्डों में गंदगी दुनिया भर का, कोई देखने वाला ही नहीं है। कहाँ कौन कर्मचारी जा रहा किसी को पता ही नहीं है, कहाँ है कर्मचारी, काम करते हैं। अब काम से इस क्या होता है कि जनता के जो काम है ना, उस काम को अगर मुकाम में नहीं पहुंचाया, जनता के जो भी जिस तरह आपने कहा कि हमने अब इस क्षेत्र के अंदर गंदगी है, उधर है, इधर, तो वो किसकी पार्षद की ड्यूटी होती है। तो मेरा मानना है, कहीं शिविर बह रहा है, हमें एक फोन आ जाता है, हम कहीं भी होते हैं सबसे पहले आप फोन करते हैं बाहर आकर के, कहीं मीटिंग में भी बाहर आ गया, क्योंकि हमें पता है शिविर का इतना गंदा काम है। तो वहां रोड पे जब बहता है तो बड़ी दिक्कत है। कई बार तो कर्मचारी हमारे बेचारे लगे होते हैं, मैं बताऊं उन्हें तो हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने हमारे साथ में इतना काम किया है। मेरी निगाह में अगर जो उस समय किसी ने भी काम किया है, जैसे नर्सें हो गई, हमारे यहाँ के जो पर्यावरण मित्र हैं, सफाई कर रहे थे, शिविर वाले अपना कर रहे थे, लोग डर रहे थे जाते हुए, वो इतनी गंदगी में बेचारे काम कर रहे थे। तो मैं कह दूं असली असली जो कहते हैं ना योद्धा, असली योद्धा वो वाला है, वो लोग कर रहे थे काम। असली काम जो है, जो लोग किसी को छूने से डर रहे थे, वो बेचारे इस तरह के काम कर रहे थे। तो मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं कि जो चुनाव में उतरते हैं, तो उनको जब किसी का मान सम्मान जब इसमें पता लगता है ना, तो कायदे में चुनाव तो उसी को लड़ना चाहिए जो समय दे और लोगों को मान सम्मान भी करे, लोगों की सेवा सच्चे दिल से करे। बाकी चुनाव तो कोई भी लड़ लेता है, कई लोग हारते हैं, कई लोग जीतते हैं, लेकिन जनता उसे ही चुनती है जिसे उन्हें पता है कि हम इससे काम ले सकते हैं। क्योंकि अब वो जमाने भी चले गए कि आदमी ने पार्टियां कर दी, वो कर दिया, अब वो जमाने चले गए। तो जैसा आपने हमें ये चीज बताया कि एक जो पार्षद उसे ही बनना चाहिए जो सोसाइटी को, समाज के लिए अपने को दे सके, अपना पूरा समय दे सके, उस रेदर देन कि वो लोगों से पैसे ऐंठे या फिर अपने काम के लिए करे। तो अब जैसे पार्षद जो होता है, तो पार्षद अगर समाज सेवा इतनी में इतना लगा रहता है, तो क्या उसे सरकार से वेतन मिलती है या फिर कैसे वो अपने आगे लाइफ जीवन को चलाता है फिर वो? देखिए, पार्षदों की कोई तनख्वाह नहीं होती। पार्षद एक सीट ऐसी है जो जन सेवा के लिए, केवल पार्षद अपनी एक पहचान के लिए कई लोग कर देते हैं, लेकिन हमारा तो मानना है कि ये सेवा वाली सीट है ना। तो मेरा मानना है कि पार्षदों को जो है, देखो कोई तनख्वाह तो होती नहीं है, लेकिन क्या है, कईयों को पैसा ही कमाने का शौक होता है, तो कईयों के अपने बिजनेस बड़े बड़े होते हैं, तो है ना, किसी भी छोटे मोटे होते हैं। तो पार्षद अपनी व्यवस्था अपने आप करता है, सबके अपने अपने काम है, किसी की दुकान है, कोई ठेकेदारी करता होता है, कि कुछ भी कर रहा होता है, कोई प्रॉपर्टी का कर रहा होता है, साइड काम अपना करता है, उसी से ही अपना गुजारा करता है। क्योंकि पार्षद ये सोच कर, मैं तो सभी को ये बोलता हूँ मन में, भैया जब कुछ ऐसी व्यवस्था बना लेना तो पार्षद के लिए तभी आना। क्योंकि वजह क्या है कि कई लोग जीतने के बाद ऐसा बोलते हैं, उन्होंने कहा यार भैया यहाँ तो कुछ नहीं है, तो भैया पहले सोच लेना चाहिए। तो ये तो सेवा है, इसमें कोई किसी ना कोई तनख्वाह नहीं होती है हमारे नगर निगम में। केवल सेवा भाव से ही आदमी जाता है, चुनाव जीत के आता है तो सेवा भाव से काम करता है, और उसमें जो है उनका जो दिनचर्या है, अपने फैमिली है, वो सब उसकी व्यवस्था अपने आप करता है। क्योंकि उसको पता है कि हाँ भाई मैंने क्या करना है, यहाँ से कोई इनकम मेरी है नहीं, तो उसके लिए 2-3 घंटे 4 घंटे अपना साइड काम जरूर करता है। कोई भी पार्षद हुआ अपना काम करता है। तो ये जैसा आपने हमें पार्षद के बारे में बताया, पार्षद के चुनाव कैसे होते हैं, उसे वेतन मिलती है कि नहीं मिलती, तो हम देखिए ये जानना चाहेंगे कि जैसे भारत में जो है करीब 40 से 60% लोग जो होते हैं वो ही से वोट करने आते हैं। बाकी जो जनता होती है वो आपको वोट करने नहीं आती है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे वैसे?
मैं तो जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए, उससे परिणाम अच्छे आते हैं। आदमी सोचता है कि चलो यार मेरे एक वोट से क्या हो रहा है, लेकिन एक एक वोट बड़ा कीमती होता है। हर आदमी को एक अपना पसंद का जनप्रतिनिधि जो है चुनने का ये मौका मिलता है, तो अपने हिसाब से दिमाग में होता है कि यार मेरा ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये काम मेरे लिए कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा। तो इस तरह आदमी सोच ये रखनी चाहिए कि मेरे वोट से ही ये चुनाव जीत रहा होगा। और अच्छे आदमी के लिए अगर जो चुनाव होता है तो सबको जाके बढ़ चढ़ करके सबसे पहले अपना वोट डाल करके आना चाहिए। ये मैं जनता से अपील करता हूँ। तो ये जैसा आपने वोटिंग के हमें बताई, ये पूरे पूरे भारत के बारे में हमें जैसे बताया कि इंसान को जाके वोट करना चाहिए, उसे ये समझना चाहिए उसका एक एक वोट बहुत कीमती है। पर हम अगर यहाँ पर देखेंगे, जैसे निकाय चुनाव होता है जिसे पार्षद के चुनाव भी बोला जाता है, इसमें करीब और रेशियो आपका मतलब और जो वोटिंग की लिस्ट होती है वो और घट जाती है। क्यों? क्योंकि आधे ज्यादा लोगों के पास वोटिंग कार्ड तो होता है पर उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें पार्षद के लिए रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, इनरोलमेंट करवाना पड़ता है कि भाई हमें उसमें वोट डालना है अपने वार्ड मेंबर के लिए। उसके लिए अलग से आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप इन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो नए युवक होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि वार्ड मेंबर के लिए आपको अलग से अपना इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, देखिए हमारे पास जो है सब पे अपनी अपनी अपीलें होती है। जिस समय चुनाव लड़ रहे होते हैं उस समय हमारा अपना एजेंडा होता है कि हम काम आएंगे लोगों बीच में। सबका अपना अपना वो होता है कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वो उसमें पूरा एजेंडा लिखा होता है ना। पार्षद के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे। कई लोग बड़ी हवाइयाँ चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन जेन्युइन लोग जो हैं जो कर सकते हैं, जो मेन मूलभूत समस्या जो होती है वो लिखी होती है कि हमारी अपील है कि हम आएंगे तो ये चुनाव लड़ेंगे और हम आपके लिए ये कर सकते हैं। अब जैसे कई चीजें हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। अभी जैसे हम चाह रहे थे कि एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। पहले हमारे यहाँ डिस्पेंसरी होती थी, आज वो है नहीं। तो डॉक्टर उसमें बैठे होने चाहिए। जैसे कि लोग कोई दिक्कत होती है, कोई दूर स्थान में जा रहा है, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए हर क्षेत्र के अंदर एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारे क्षेत्र के अंदर पहले जिस तरह की व्यवस्था होती थी वो अब भी क्यों नहीं हो सकती? अब तो बहुत अच्छा सुचारू हो सकती है। अब उसकी व्यवस्था अगर जो होए क्षेत्र के अंदर तो क्या होता है कि डॉक्टरों को एक जैसे तरह छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी, दवाई लेने के लिए कोई दूर स्थान में जा रहा है, कोई कॉर्नेसल में जा रहा है, वहाँ भीड़ दुनिया भर की होती है, उससे वो भीड़ भी उधर कम हो जाएगी। तो जैसा आपने हमें बताया इस बार, तो जनता फिर भी आप जैसे देखेंगे निकाय चुनाव को, पार्षद के चुनाव को जनता सीरियस ही नहीं लेती है। तो इन लोगों को हम क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, कैसे इनको जागरूक करें कि नहीं भाई निकाय चुनाव को आपको करने चाहिए, वार्ड मेंबर को आपको सीरियस लेना चाहिए उसके वोटिंग के लिए? मैं तो जनता को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी की जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं है कि पार्षद की ही सारी जिम्मेवारी होती है। पार्षद को कुछ बातें जनता सिखाती है, ऐसा सीख के हवा कोई नहीं आता है। हम जनता के बीच में ही सीखते हैं। और क्या हम सीखते हैं, क्या हम सिखाते हैं? जब संवाद होता है तो हर चीज़ का होता है। कई जगह क्या होता है कि जैसे हमें छोटे स्कूलों में बुला लेते हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ पे बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों को क्या चाहिए, सबसे पहले उनको हम शुद्ध बातें सिखाना चाहते हैं कि शुद्धता कैसे आएगी। हमारे यहाँ नदियाँ हैं, नदियों के अंदर कूड़ा डालते हैं लोग। बच्चों बीच बीच में आप लोगों ने कैंप लगा के लोग अपने माध्यम से भी ये चीज़ें बोलनी है। कहीं नुक्कड़ नाटक होता है, हम उनको ही बोलते हैं कि आप इस तरह का पर्यावरण के लिए करिए कि नदियाँ हमारी जैसे पहले कभी साफ होती थी उस तरह की नदियाँ हमारी साफ होनी चाहिए। हमें पौधे लगाने चाहिए। हमारे को क्या इस तरह जिस तरह बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी हम लोगों को
बच्चों को सिखाते हैं, स्कूलों में बताते हैं कि बीच बीच में टीचर भी बताती है तो हम लोग भी उसमें भागीदारी निभाते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में जो भी कॉलेज होती हैं, आपके छोटे स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो मेरे क्षेत्र में है 2-4 स्कूल, और कई जगह तो बहुत बेचारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके पास व्यवस्था नहीं होती है। आप बोलना नहीं चाहिए, हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं कि सारे लोग हमारी जो है बात मानते हैं। अभी जिस तरह ठंड थी, मैंने देखा बच्चों पे ना कोई किस तरह कलर की जैकेट पहन के आ रहा है, कोई कैसी स्वेटर पहन के आ रहा है। तो मैंने पूछा मैडम से ये क्या है, कि तो मैडम ने बोला यहाँ पे जो है बच्चों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कहीं वो नहीं दे पाते। तो हमने अपने मित्रों से सहयोग लिया, हमने 101 वो स्वेटरें जिस एक ही कलर की बना करके, मैरून कलर की बोली थी मैडम ने, तो हमने वो भी दी। तो हम ऐसे छोटे छोटे काम भी करते हैं, जैसे उद्गार नहीं करना चाहिए। बच्चों के लिए जितना भी पॉसिबल होता है, जैसे हमारे यहाँ बिनार बस्ती में जाते हैं, वहाँ कम से कम 2.5 घंटे मैंने टाइम दिया है, और आज भी मैं जाता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, पहले तो बिल्कुल जैसे आदिवासी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो मुझे आज खुशी इस बात की है, वहाँ की लड़कियों ने भी इंटर तक किया है। और आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उनको देखते हुए और लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी जिस तरह आशाओं की नौकरियां निकलती थी, तो बाहर से लेडीज जाती हुए थोड़ा बस्ती में वो कतराती थी वहाँ का जैसा है, तो मुझे खुशी इस बात की है। तो जब मैंने बोला कि क्षेत्र के अंदर कि जो हमारे क्षेत्र की लेडीजें लगेंगी, तो हम हमसे जो है आशा की जो बॉस होती है सुपरवाइजर, तो उन्होंने हमसे बोला कि बस्ती में कैसे करोगे। मैंने मेरी बस्ती के अंदर ही पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, जिन्हें हम लगा सकते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है। मैंने वहाँ पे भी तलाश करी तो कई लेडीज निकल गई, लेकिन एक बड़ी अच्छी एक्टिव थी, तो मैंने उस लेडीज को वहाँ की आशा बनाया। तो अब इससे ज्यादा डेवलपमेंट क्या हुआ। 10 सालों में मैंने लोगों को स्कूल जाना सिखवा दिया। वहाँ पे जो माँ बाप नहीं भेजते थे वो बच्चे भेज रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी एनजीओ आती है, एनजीओ उस उनके माध्यम से। अब देखिए वहाँ से दून स्कूल के अंदर कभी हम ही नहीं गए होंगे, लेकिन वहाँ के बच्चों को वहाँ पे लेके जाया जाता है, खेलना भी होता है, वहाँ के बच्चों के साथ में बैठाया भी जाता है। तो कई एनजीओ के माध्यम से हमारे बस्तियों के अंदर काम चल रहे हैं। इस फील्ड में मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, हमेशा मैं फोकस करता हूँ कि उनकी जिंदगी जो है एक तरह से बदल जाए। तो काफ़ी बच्चे वहाँ एक्टिव हो गए हैं, काफ़ी। अभी देखिए एक अभी मुझे हमारे क्षेत्र के अंदर गुरु नानक इंटर कॉलेज है बॉयज, तो वहाँ के मुझे जो एक सोलंकी सर है, तो वो मिले, तो उन्होंने बताया कि आपके इधर के क्षेत्र, कह रहे मैंने यहाँ के बच्चों को बोला तो लोग आए नहीं, तो बॉक्सिंग में वहाँ वो बाहर गए पूरी टीम लेकर के, वहां से जीत के आए, तो वो बोल रहे कि सबसे ज्यादा तुम्हारे वहाँ बस्ती के बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे बच्चे निकलेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है, कम से कम यार हमारी बात को हमसे मान रहे हैं लोग। अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो तो हमारी कोशिश होती है कि एक विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि सबको एक जैसा देखना चाहिए, एक जैसी बात करनी चाहिए, और गरीब अमीर सब लोग अगर जो एक तरह से हो जाएं, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। दून स्कूल ये से बात मुझे ये चीज देखने को मिल रही है कि हमारी बिंदार बस्ती, लोग कहते हैं बड़ी ऐसी बस्ती है, लेकिन वहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं, और वो अपने बच्चों को पढ़ाना जा रहे हैं। कई बच्चों की एक्टिविटी देख रहा हूँ मैं, इतनी बढ़िया है वहाँ पे। अभी कई कार्यक्रमों में मैंने देखा वहाँ के बच्चे इतना बढ़िया। अभी जिस तरह 15 अगस्त पे इतना प्रोग्राम करा उन्होंने, तो देशभक्ति के गानों पे हर चीज पे देख रहा हूँ एक्टिविटी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है, आगे और अच्छा करेंगे, उनको जिस तरह हम पुश करते हैं तो और बढ़िया करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर जनता को खुद सोसाइटी में डेवलपमेंट चाहिए, तो इसका मतलब यह है जनता को खुद अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि भाई समाज में हम कैसे सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, रेदर देन कि वो सरकार को या पार्षद को बुरा भला बोले कि वो काम करके नहीं दे रहा। वो खुद अपनी तरफ से मेहनत करे। पर हमने कई जगहों पे देखे, कई जगहों पे पार्षद
अच्छे भी मिलते हैं और कई जगह पे पार्षद बुरे भी होते हैं। तो अब किसी इंसान का काम अटका पड़ा है, कोई पार्षद नहीं करके दे रहा, तो वो बेचारा इंसान क्या करे? वो किसके पास जा सकता है? देखिए, अगर जो नगर निगम से संबंधित चीजें होती है, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि जो सफाई व्यवस्था है ये पार्षद भी कर सकते हैं। अगर जो पार्षद नहीं कर रहा है कहीं का, तो जाकर के डायरेक्ट स्वास्थ्य अधिकारी से मिले सफाई की विषय में, तो स्वास्थ्य अधिकारी इनका संज्ञान लेते हैं। तो वो अपने जितने भी इंस्पेक्टर है, हर क्षेत्र में इंस्पेक्टर भी होते हैं, सुपरवाइजर भी होते हैं, तो अगर जो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो अगर जो वहां पे शिकायत जाती है, तो वहां पे उस काम को स्वास्थ्य अधिकारी ड्यूटी लगाते हैं और वो काम करवाते हैं, है ना। स्ट्रीट लाइट के लिए भी डायरेक्ट वहाँ कंप्लेंट भी जाती है। कई बार नहीं होता कि स्ट्रीट लाइटें नहीं आई, वो नहीं आया, या कर्मचारी नहीं आया, ये बारिश हो गई, तो कभी हो जाता है। वरना वहाँ पे अगर जो क्षेत्रीय पार्षद नहीं सुन रहा है, तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं लोग नगर निगम के अंदर, वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट के साथ साथ ये भी है कि आपने कंप्लेंट करी, उस पर संज्ञान अगर दोबारा नहीं हुआ, आप दूसरे बार जा सकते हैं। सूचना के अधिकारों में बहुत चीजें ऐसी आई है। हमारे कांग्रेस के टाइम में इतनी बढ़िया चीज दी गई थी, सूचना का अधिकार। आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी मांग सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहा है, ये या कहीं पे संदेह लग रहा है कि यार उसके ये कैसे हो रहा है, तो एक सूचना के अधिकार में आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है। आप किसी भी विभाग के लिए कोई चीज भी सूचना के अधिकार में मांग सकते हैं। आपको वो जो चीज भी आज मांगेंगे तुरंत उपलब्ध होगी। तो सूचना का अधिकार तो इतना बढ़िया दिया है, इतना बढ़िया, लेकिन उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो तो ये लोगों को फिर इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि अगर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, अगर उनके वार्ड मेंबर जो है, वार्ड का पार्षद जो है काम करके नहीं दे रहे, तो वो स्वास्थ्य निगम में जा सकते हैं, नगर पालिका में जाकर बातचीत कर सकते हैं, और एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार या चौथी बार जितनी बार चाहें वहाँ पर ऊपर जाके बात वो कर सकते हैं। तो ये आपने हमें उन चीज़ के बारे, अब जैसे कि हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, सारा पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स के बारे में एक बहुत जानी-पहचानी बात है जो हर बच्चा जानता होगा कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है। उसमें ना ही फँसो तो अच्छी बात है, एक दलदल है वो, उसमें ना ही इंसान जाए तो अच्छी बात है। तो आपकी नज़र में इस बात पे क्या सोच-विचार करते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है, एक बोले तो कोई कुछ भी कह देता है। जिस समय आदमी जब किसी भी फील्ड में जाता है ना, तो उस फील्ड के अंदर पूरा के पूरा जो चक्रव्यूह होता है, उसको रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसको नहीं लगता कि मैं यहाँ पे दलदल में हूँ, कहाँ हूँ। जिसकी विचारधारा अच्छी होगी ना, तो दलदल में भी बड़ा अच्छा काम कर जाता है। जैसे एक कमल दलदल में भी खिल के दिखा देता है। कमल भी है, और मतलब एक तरह से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर आप सोने को डाल दो, मिट्टी के अंदर आप सोने को भी डाल दोगे ना, अगर जो काम करने वाला सोना होगा, जो अच्छा सोना होगा, तो मिट्टी के अंदर भी चमकता हुआ दिखाई देगा। ये भी एक वो है। सही बात है, अगर वो पीतल होगा तो वो चमकेगा ही नहीं, वो तो बस सही बात है। चमकेगा। तो जैसा आपने हमें आज सारा का सारा पार्ट्सअप के बारे में बताएगा, हम थोड़ा सा और आपके बारे में जानना पसंद करेंगे। सबसे बड़ी खास बात है, हमने शुरुआत में आपके बारे में जाना था, और शुरुआत में आपने हमें बताया था कि आप 25 साल से रामलीला को में एज राम जी का अवतार को निभा रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, उसकी जर्नी बताइएगा, कैसे आप रामलीला में आए, कैसे उसमें 25 साल तक का सफर रहा आपका, और राम जी के आपने दिल से मतलब खुद उस रोल को निभाया है, तो उससे आपने अपने जीवन में क्या सीखा? देखिए, उसमें क्या होता था, हमें बचपन से हमारे क्षेत्र में जो है रामलीला होती थी। तो जब रामलीला होती थी तो हम देखने जाते थे, छोटे छोटे थे। तो हमारे घर के बराबर में ही राजेंद्र मंगाई जी हैं,
वो कम से कम वो भी 15-16 साल राम का रोल किया उन्होंने, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन क्या है कि उनको देख देख के हमारे को होता था कि यार ये जब वो गाते थे रात को तो सुबह फिर हम उसको गुनगुनाते रहे। और उसके बाद हमारे को भी शौक चढ़ गया यार रामलीला में हम भी जाएंगे। तो जैसे थोड़े से जब बड़े हुए तो निकलने शुरू हुए, उन्हें देख देख करके उनके साथ ही बल्कि हम जा करके रामलीला में जाने लगे, रिहर्सल में जाने लगे। ट्राई दी कई बार, अजी मैं तो लक्ष्मण बनूंगा जी, अकल थी नहीं, निजी लक्ष्मण बनूंगा तो लक्ष्मण का रोल एकदम सदना मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते हम छोटे मोटे रोल में चलते रहे। फिर जब छोटे मोटे रोल में चलते चलते फिर काफी समय हो गया हमारे को, तो अब हमने राम की भूमिका जो है हमने आदर्श रामलीला कमेटी से शुरू करी। भरत का रोल मिला हमें पहले वहाँ, उसी साल हम राम के लिए चढ़ दे रोल पे करने लगे थे। तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ जिस समय चरम सीमा पे था, उस टाइम हमारे यहाँ की मोहल्ले की रामलीला जो है बंद हो गई थी। तो ऐसी रिहर्सल देखने के लिए हम मोती बाजार के लिए चल पड़े अपने मित्र के साथ में। हमने रिहर्सल देख के आते हैं यहाँ कैसी होती है, कि शौक तो था ही, पर हमने कहा इस बार इधर रामलीला देख के आते हैं, हमारी रामलीला बंद हो गई है। तो पर हम वहाँ पे गए तो लोगों ने सोचा ऐसे ही होंगे, तो हम भी ऐसे चलते रहे। तो सेना सुना में खड़ा, हाँ जी रोल कर लूंगा, वहाँ भी ऐसे खड़े हुए सिंपल से। बाद में पता लगा कि अब उनको कि ये आर्टिस्ट है, तो उन्होंने बोला नहीं यार अच्छे रोल करोगी। तब उन्होंने मुझे भरत का रोल शुरू बाद में दिया, तो मैंने वहां भरत का रोल किया। भरत के रोल के बाद एकदम उसी साल मुझे किताब दे दी गई कि आपकी बड़ी सराहना हुई है, आपको राम का रोल करना है। मैं राम का रोल एकदम से कैसे कर लूंगा यहाँ पे, अब ये तो मेरे लिए सरल क्या है, मैं तो ये नई रामलीला है। क्योंकि हमारी जो रामलीला होती थी चौपाइयों में और गानों में डायलॉग में ऐसे होती थी, तो यहाँ की रामलीला में और वहाँ की रामलीला में फर्क था। तो मैंने सोचा यार पता नहीं कैसी होती होगी, तो मैं देखना था, मैंने एक बार हम देख लेंगे तब अगली बार से सोचेंगे। लेकिन उन्होंने भरत का रोल मुझे दिया, भरत के रोल के बाद ही उन्होंने मुझे किताब पकड़ाई बाद में कि आज से तुम्हें राम का ही रोल करना है। हमारे आदर्श रामलीला कमेटी के प्रधान श्री संतराम शर्मा जी, हमारे महामंत्री जो उनके आपका बिल्ले भाई साहब बोलते हैं, उन्हें राधा कृष्ण मंदिर के जो है अध्यक्ष हैं, और हमारी रामलीला में महामंत्री हैं तो राजेंद्र सब्रवाल जी, बहुत वो भी आज जैसे दशरथ का रोल करते हैं, कभी केकेई का रोल बड़ा जबरदस्त रोल करा करते थे। जो हमारे रामलीला के प्रधान जी है वो कभी दशरथ का रोल करते थे तो वो केकेई का रोल करते थे, बहुत अच्छा किरदार निभाते थे। और ऐसे लोगों के साथ में बैठ करके हम लोग तो ये देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट इनके साथ में हमें काम करने का मौका मिला। तो मैं डर रहा था कि यार कि पता नहीं कैसा रोल होगा क्या होगा। तो मुझे राजेंद्र सब्रवाल जी ने, एक हमारे मित्र थे मुकेश कुमार शर्मा काला जी, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यार सिर्फ तुम वहां पे खड़े हो जाओ ना स्टेज पे, तो पब्लिक तुम्हारे लिए वैसे ही वाई वाई कर रही है, तो वैसे ही तुम रोल जैसा मर्जी कर लोगे, लेकिन आप वैसे ही हिट हो जाओगे कि लोग तुम्हें इतना पसंद कर रहे हैं। तो मैं भी बड़े खुल करके फिर रोल करने लगा। दिन में पढ़ता था किताबें, रात को रोल भी किया। तब से अब तक रात का रोल मैं निभा रहा हूँ। जब ये कोरोना में रामलीला नहीं हुई तो उसमें बंद हुई रामलीला, वरना हमारी रामलीला भी हमेशा चलती रही। तो जैसे आपने बताया राम जी का अपने हृदय से मतलब आपने पूरा मतलब खुद ही उस रोल को निभाया है, उनके चरित्र में पूरा के पूरे आप ढल गए हैं। तो उनके चरित्र से आपने क्या सीखा, आपने अपने जीवन में क्या उस पे मतलब अपने जीवन में आपने राम के रूप से उतारा अपने जीवन में? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मैंने जो सीखा रामलीला में जो आजकल नहीं हो पा रहा है लोगों से, भाईचारा। एक माहौल जिस तरह एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपना एक परिवार की दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। जिस तरह हमारी रामायण के टाइम पे जिस तरह की चीजें थी, वो चीजें आज भी लागू होनी चाहिए, और हम चाहें तो कर सकते हैं, उसको अपने अंदर उतार सकते हैं। अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आ रही है, तो आजकल का कल्चर क्या है कि भारत की संस्कृति जिस तरह पनप रही है, उससे माहौल थोड़ा हमारे
बच्चों में गलत वो हो रहा है। तो मैं हर माँ बाप से ये अपील करना चाहता हूँ, जब भी रामायण आती है, रामलीला आती है, और रामलीला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और रामलीला में देखो पैसा भी लगता है, तो मैं देखता हूँ कि बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज के युग में हम रामलीला बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो लोगों को उसमें दान भी देना चाहिए, सहयोग भी देना चाहिए, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। रामायण एक ऐसी चीज है, वो किसी मजहब की नहीं होनी चाहिए। रामायण तो सबके लिए होनी चाहिए। राम जैसा चरित्र तो, और भरत जैसा भगत, जिस तरह महात्मा, जिसे महात्मा कहा, राम जी ने खुद कह दिया इस बात के लिए, तो ऐसा चरित्र है। ऐसा लक्ष्मण जी जिन्होंने इतना त्याग किया। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी ने क्या उनकी पत्नी ने त्याग नहीं किया? उनकी पत्नी ने भी उनके साथ में त्याग किया। तो इसमें भूमिका सबकी आती है। तो सारे लोग अगर जो उस रामायण को अपने अंदर उतार लेना, तो हमारा जो आज भारत है वो इतना शुद्ध वैसे ही मानते हैं लोग। और जहाँ गंगा जमुना बह रही है तो वहां तो वैसे शुद्धता होगी, लेकिन भावनाएं से शुद्धता, अपना भाईचारा घर परिवार के अंदर, अपने भाइयों के अंदर जो प्रेम उनमें था, वो प्रेम अंदर लाएं, अपने परिवार के अंदर लाएं, अपने भाइयों की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। यही सब कुछ है, उसके अंदर यही दिखाया गया है। उसके बाद फिर भगवान रामचंद्र जी को यह भी दिखाया गया है कि एक बात कहने के लिए, मतलब एक बात के लिए उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास ले लिया। क्यों? कि कोई ये ना कह सके मेरे पिताजी को कि यार तुमने अपने वचन से पीछे हटे। एक वचन बहुत बड़ी चीज होती थी। अब तो आदमी देखता है, कुछ भी बोल देता है, उसके बाद भूल जाता है। लेकिन वो वचन देखो, महाराज हमारे जो राजा दशरथ जी थे, उन्होंने जो कहा था, माता कैकेयी ने जो उनसे मांगा, तो उन्होंने भी, चाहे वो किस तरह भी दिया, अपने बच्चों को कोई दिल से निकाल नहीं पाता। लेकिन एक राजा अपने बच्चे को अपने वनवास से भेज रहा, कितनी बड़ी बात रही होगी। वो चाहते राजा थे, वो कहते नहीं इसके अलावा कुछ भी मांगो मैं तो नहीं देता, ये नहीं दूंगा, मतलब वो ले लो। वो तो कह सकते हैं ना, जैसे आजकल के नेता हैं, बोल देंगे अरे मैं क्यों भेजू भाई अपना लड़का, वो करता है, कौन भेज रहा। सही बात है। उस जमाने में राजा जो है प्रजा की कैसी होती थी, वो चीज दिखाई गई है रामायण के अंदर। वो चीज रामायण के अंदर दिखाई गई है। वो चीज को अगर जो हम थोड़ा थोड़ा भी अपने बच्चों में उतार दें बचपन से, इस छोटी छोटी चीजें होती हैं। मंदिर जाना सिखाएं हम अपने बच्चों को, और रामलीला वगैरह में जुड़ना सिखाएं, रामलीला में रोल भी करवाना चाहें तो उनमें भी भूमिका निभाएं। अब देखो क्रिकेट तो सभी लोग सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, हर माँ बाप सोचता है वो बनना है। लेकिन ये जो हमारा किरदार है, रामायण हम इसलिए भी करना चाहते हैं कि हमारे जो भगवान रामचंद्र जी हैं, उनकी भूमिका को देखते हुए हर आदमी के अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए। तो हमें सच में ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल से हम भी एकदम टच हो गए कि आपने जिस तरीके से रामलीला को निभाया है और जिस तरीके से आपने बात बताई, हमें ये बात सही है कि उस समय राजा दशरथ जी बोल सकते थे, अपने बेटे को मना कर सकते थे, पर आज उन्होंने अपने बेटे को, जो कैकेयी को वचन दिए थे, वो सारे के सारे निभाई और अपने बेटे को वहां भेजा। ये चीज आपने सही बताई और बहुत अच्छा लगा आपके मुख से थोड़ा हमें रामायण के बारे में जान के और उनको हृदय से जानने के लिए। और तो हम आपके बारे में एक दो प्रश्न और पूछ लेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो अब हमें आप थोड़ा सा ये बताइए, जैसे कि आपने पार्षद के चुनावों को 10 साल से पार्षद बन के समाज का कल्याण कर रहे हैं, समाज को मदद कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कि आप आगे भी पार्षद बनना पसंद करेंगे या उसके लिए चुनाव लड़ेंगे, या फिर आगे फिर और बड़े पद के लिए आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, पार्षद तो हम 2 बार बन गए, आगे जनता चाहेगी, आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे अभी फिलहाल पार्षद के ही लड़ेंगे। लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, ये तो वो तय करेंगे कि हमारा भविष्य कहाँ लाना है। और हमारा मानना है, देखो चुनाव, मैंने कहा ना, लड़ना ही एक बात नहीं होती है। चुनाव को टीम भी पूरी चाहिए होती है।
हर चीज साधन चाहिए होते हैं। आगे कभी समय मिलेगा हमारे को, कभी ऐसा मिले, उम्मीद तो हम भी रखते हैं कि हम भी एमएलए बन जाएं। हर आदमी सोचता है कि मैं आज पार्षद हूँ, कल एमएलए बनूं, एमपी बनूं। किसका भविष्य कहाँ है ये तो कोई नहीं बता सकता। समय आने पे किसी को लगता ही नहीं कि हाँ भाई मैं पार्षद हूँ और इस तरह की सोच ना रखूं कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ूं। हर आदमी सोचता है और सोचना भी चाहिए किसका भविष्य कहाँ है। हमारे तो राजकुमार जी खुद बोलते थे, उन्हें भाई तुम लोग एक्टिव रहो, वो हमें एक्टिव आज भी रखते हैं। वो कहते थे कि हमें बोलने में गुरेज नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे। राजकुमार जी जैसे व्यक्ति हैं, हमने उनसे सीखा है और इतने बढ़िया तरीके से हमें समझाते थे, ये कर लो वो कर लो। हम लोगों को एक्टिव करने वाले ही वही थे। आज मलिन बस्तियों के अंदर जितना काम उन्होंने किया किसी ने नहीं किया। हम तो पीछे भी सराहना उनकी यही करते हैं। राजकुमार जी जैसे विधायक बेचारा 2 बार यहाँ पे रह गए, किस कारण रह गए कह नहीं सकते, जनता का मूड क्या था। लेकिन मेरे ख्याल से वही अगर जो यहाँ पे विधायक रहते तो शायद यहाँ की दूसरा जिस तरह दुर्दशा हो रखी है, तो हम जैसे लोग उनके साथ खड़े होकर काम करवाते थे तो उसका बड़ा फर्क पड़ता। और वो यही बोलते हैं कि भाई सब लोगों एक्टिव रहो, किसको कहाँ मौका मिल जाए क्या मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। वो खुद इस बात के लिए बोलते थे। तो समय आने पे क्या पता किसको कहाँ से चुनाव लड़ना पड़ जाए, पार्टी कहाँ किसको कहाँ भेज दे, क्या जिम्मेवारी। चुनाव लड़ना ही ठीक वो नहीं है। अपेक्षाएं तो लोग रखते हैं, लेकिन क्या है पार्टी के लिए मेहनत भी करनी होती है। पार्टी क्या पता हमारे लिए क्या क्या सोच रही है, पार्टी हमारे को कहाँ भेज दे, जाओ आज तुमने वहां पे रहना है ना, तो कुछ त्याग भी करना पड़ता है। भाई 2 साल के लिए तुमने वहां मेहनत करनी है, उसी स्टेट में जाना है। बहुत चीजें ऐसी होती है, पार्टी के लिए काम करना एक सौभाग्य होता है। तो कुछ चीजें हम वहां से सीख के आते हैं, कोई हम सिखा के आते हैं। तो ये सारी चीजें भावनाएं तो बहुत होती है कि हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन एक समय आता है। तो वो समय जब आता है तो किसी को बता के नहीं आता। पब्लिक को भी उस टाइम जो है किसी चीज का भी हो एक नशा चाहते हैं। जैसे राजकुमार जी एक तो फिर चुनाव लड़े जब इस पहली बार, तो सारा शहर उनके पीछे ऐसे लग रखा था बिना राजकुमार तो इतना बढ़िया आदमी। और वाकई उन्होंने दिखाया भी कि यार विधायक नहीं, बिल्कुल सिंपल सोबर एकदम, किसी कुछ नहीं, गाड़ी में कहीं गली कूचे में जाना गाड़ी में बैठे चल दिए। तो हम ऐसे लोगों के साथ में काम करके आए हैं, तो हमारे को अपेक्षा रहती है कि कभी उनको वो आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हम हमारी सबको यही शुभकामनाएं हैं और सबसे यही अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने क्षेत्र को स्वस्थ रखें, अपने साथियों को स्वस्थ रखें, अपने फैमिली को स्वस्थ रखें। आज सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो सबको स्वस्थ रखेंगे। इसके लिए ही जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा जान के। तो आप हमें एक चीज ये आप जो यंग जनरेशन है, यूथ जो है, उसको क्या अंतिम शब्द कहना चाहेंगे अपने? किसको? यूथ को यंग जनरेशन को, नई पीढ़ी जो आ रही है हमारे समाज में। यंग जनरेशन को तो हम यही कहना चाहिए, आगे के भविष्य ही यही होते हैं। यूथ जो है हमारा, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। यूथ में तो इतनी ऊर्जा होती है कि जिस तरफ हवा चलती है तो दूसरी तरफ मोड़ना चाहे तो वो उधर भी मोड़ लेते हैं। तो अब जिस तरह इधर उधर ना लगा करके अपनी ऊर्जा अच्छे कामों में, लोगों की सेवाओं में लगाएं। अच्छे काम सबसे पहले तो क्या है, यूथ का ये काम होता है, कहीं ब्लड डोनेशन देना है, हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। आज इनसे भी अपेक्षा रखते हैं हम कि हाँ भाई आज का यूथ सबसे पहले ब्लड वगैरह डोनेट किए रहे और अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करें कि वो दूसरों की मदद कर सकें अच्छे काम के लिए। यूथ से सिर्फ एक सबसे बड़ा मेरा वो रहता है, नशे के खिलाफ। शायद मेरे को कभी मौका मिल जाए तो मैं नशे के खिलाफ इतना वो कर दूंगा कि नशा जो बेचने वाले हैं वो इतना डर जाएंगे। मैं ऐसा कानून बनाना चाहता हूं उनके लिए, क्योंकि पूरा के पूरे हमारे कभी हमने सुना नहीं था, कभी पिक्चरों में देखते थे बड़े बड़े शहरों में कि अभी ड्रग्स क्या होती है,
इसमें क्या होती है, अब पता लग रहा है कि गली कूचों के अंदर ये काम हो रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, हर यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि वो भी नशे के खिलाफ आवाज उठाएं, नशे के खिलाफ रहें, नशे से दूर रहें और अपने दोस्तों को इसकी लत ना डलने दें। कहीं पे भी इसका वो होता है, मैं देखता हूँ बड़े बड़े कॉलेज के आसपास इस तरह के लोग घूम रहे हैं, इसके लिए डट के मुकाबला करें, एकजुटता बनाएं। ड्रग्स जिस तरह ड्रग्स हो रही है, तो हमारे नस नस के अंदर ऐसी ड्रग्स वो भर दी गई है, बच्चे परेशान रहते हैं, बहुत दिक्कतें में झेल रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक यहाँ से ऐसा, जिस तरह उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंदर कभी इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो इस तरह का माहौल बने। ये जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, ये इन लोगों को पकड़े। तो मैं देखता हूँ छोटे छोटे कम एज के बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है। तो मैं माँ बापों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों पे फोकस करें। पहला माँ बापों का काम होना चाहिए, क्या कॉलेज जा रहे हैं बच्चों पे फोकस करें। आज बहुत जरूरत है, आज हमारे को अपने कामों से ज्यादा फिक्र बच्चों की होनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उस पर भी फोकस करना हमारा काम बहुत जरूरी है। और यूथ से तो मैं इतना कहूंगा कि डट के मुकाबला करें इन माफियाओं से, इनको यहाँ से भगाने का काम करें। बहुत लोग बाहर से इधर उधर आते हैं, उनको पहचान रखें कि हाँ भाई ये आ रहे हैं, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए ये काम ज्यादा करते हैं और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को बरगला के लालच दे करके ये काम करवाते हैं। तो उनसे मैं अपील करता हूँ, बच्चों से अपील करता हूँ कि इन नशे के खिलाफ सारे एकजुट होकर के इसका मुकाबला करें। तो ये आपने हमें यूथ के बारे में बताया, तो आप इसको आपके अंतिम शब्दों में ये जानना पसंद करेंगे कि जैसे कि आपका अभी तक का जितना भी आपका जीवन गया है, तो आपने अपने जीवन से क्या सीखा, और उसके परे जो आपने जितना भी रामलीला से या फिर पार्षद होते हुए समाज का की सहायता करते हुए, और जितना भी अपने जीवन में अभी तक आपने सीखा हुआ है, उसमें आप हमें एक शब्द में बताना चाहेंगे कि आपने क्या सीखा अभी तक अपने जीवन में? जीवन में ये सब उतराव चढ़ाव हमने देखे हैं बचपन से अब तक। हमें तो बचपन से ही मेहनत करने की आदत थी और पब्लिक के बीच में हमने जो काम किए है उसका ये फल है कि हम पार्षद बने। अब पार्षद बनने के बाद भी हमने ऐसा नहीं समझा कि हम पार्षद हैं, हम साधारण से आदमी हैं, साधारण से वैसे ही रहते हैं। अपना सारा जीवन 10 साल कम नहीं होता, 10 साल भी हमने ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवाएं करी। और मैं बड़ा इस पे गर्व ये महसूस करता हूँ कि इसमें सहयोग मेरे जो भाई हैं, पत्नी हैं, तो परिवार का सहयोग भी पूरा भरपूर मिलता है, तभी मैं ये काम भी कर सकता हूँ। हमारे साथ में जो हमारी टीम के अंदर कई बुजुर्ग हैं, कई नौजवान हैं और पूरी टीम कभी धन्यवाद को अपने आप को बड़ा गौरव में महसूस करता हूँ कि इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने लोगों का प्यार मुझे मिला है यहाँ पे। और मैं बड़ा अपने आप को खुशी इस बात में मानता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार नहीं 10-10 बार पार्षद बनूं, क्योंकि पार्षद की एक ऐसी भूमिका है, मैं रूबरू रोज लोगों सबसे मिलता हूँ, किसी राम राम कर दे, किसी का जय। सो गाइज, बहुत अच्छा लगा पार्षद जी के बारे में जान के, उनके पूरे चरित्र के बारे में उनको डीपली हमने जाना। पार्षद कौन होता है, क्या करता है, कैसे करता है, उनके रामलीला के संघर्ष के बारे में हमने जाना। संघर्ष बोले या उनकी रामलीला से प्रेम के बारे में जाना। हमें बहुत अच्छा लगा सब कुछ जान के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारे लिए अपना समय निकाला, ये बहुत अच्छा लगा। और उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यूथ को गाइड करने के लिए वर्ड्स बोले कि यूथ को गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो बात सही है। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी को पार्षद से के बारे में कोई चीज़ जाननी है, जिनमें कोई काम चाहिए, तो जाके उनके ऑफिस में मिल सकता है। हर वार्ड का एक अपना पार्षद होता है। और
आप उस वार्ड में जाके उनसे बातचीत कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि देखिए पार्षद जी जो होते हैं उनका अगर कोई जैसे हमें पार्षद सोमकार जी ने बताया, अगर किसी का काम अटक रहा है या पार्षद आपका काम नहीं करके दे रहा, आप स्वास्थ्य निगम में जाके बात कर सकते हैं, नगर निगम पालिका में बाहर जाके बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इन जगहों पे आप बात तो कर सकते हैं। तो अगर आपको एक बार आपकी सुनाई नहीं हो रही, आप दूसरी या तीसरी बार भी जाके वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इसमें घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ा समय और धीरज आपको रखना पड़ेगा और इन चीज़ों में आपका काम हो जाएगा। और उससे बड़ी बात ये है कि देखिए, अब जैसे ही कई लोग ये भी बोलते हैं कि पार्षद जो होते हैं अगर काम नहीं करके देते हैं तो हम क्या करें? तो देखिए, वो एक हम बात मानते भी हैं, जैसे हमने उन चीज़ के बारे में पर उससे बड़ी बात है, देखिए जनता को भी अपनी जागरूकता होनी चाहिए। जनता को भी एक्टिव होना चाहिए कि भई समाज में कैसे कल्याण करा जाए, कैसे कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो खुद कैसे योगदान करे। वो हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डिपेंडेबल हो सकती है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकती। कई चीज़ें इंसान को अपने ऊपर भी करनी चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर भी करनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी के हर इंसान सपना देखता है, ठीक है, पर उससे बड़ी बात ये है, आप अपने भी तो कर्म कीजिए ना, आप अपनी भी तो ज़िम्मेदारी निभा रही है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है एक इंसान के लिए। और उससे बड़ी बात ये है, जैसे कि आज हमने रामलीला के बारे में जाना, तो रामलीला के बारे में जैसे हमने आज जाना, तो उसमें दिल को एकदम टच कर दिया उन्होंने, कि जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि जो एक राम लक्ष्मण जी का रिश्ता हुआ करता था, भाईचारा का रिश्ता हुआ करता था, आज वो थोड़ा कम होते जा रहा है। पर हम ये बोलेंगे, देखिए अगर आप जैसा सोचेंगे, अगर आप रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ते अपने आप बहुत अच्छे होंगे। थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, पर जिस रिश्ते में थोड़ी बहुत दरारें ना पड़ें, तब तक वो रिश्ता फिर मजबूती आ नहीं सकती। क्योंकि देखिए, ये वैसे तो कलयुग है, तो कलयुग में थोड़ा बहुत इश्यू तो आएँगे ही आपको, लेकिन वो आपके ऊपर है, आपको अपने रिश्तेदारों के पास, अपने भाई-बहनों के साथ जैसे राम जी ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होते पूरे परिवार को सँभाल के रखा था, तो उस टाइम भी अच्छाई-बुराई समाज में आ गई थी। पर आज जो है थोड़ी बुराई हम थोड़ी कह सकते हैं थोड़ी बढ़ गई है, पर अच्छाई भी समाज में है, तभी आज समाज का कल्याण हो रहा है। अगर सारी की सारी आज चारों तरफ बुराइयां ही हो जाएंगी, तो हमें नहीं लगता कि समाज अभी तक जी पाएगा। क्योंकि फिर तो भगवान जी को जैसे उन्होंने 9 अवतार ले लिए, 10वां अवतार भी तुरंत ही लेना पड़ेगा। तो अभी समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कल्याण हो रहा है। और पर आपको अपने हृदय में अच्छाई रखनी चाहिए, आपको अपने दिल से अच्छा करना चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। राम जी से हमने जो रामलीला से जो सीखा हमने, और उन्होंने जो हमें चरित्र के बारे में राम जी से जो उनका राम जी के चरित्र में ढल के उन्होंने हमें जो चीज़ें सिखाई, तो अर्जुन सोनकार जी के बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हुआ आज का सेशन हमारा, और आप सबसे बातें करके बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट में। और अगले पॉडकास्ट के लिए भी आपको नेक्स्ट संडे जरूर मिलेंगे, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है, आप सबका स्नेह प्रेम हमें मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक सो मच। सो गाइज, तो अब आप सबसे अलविदा लेते हैं, और आप सबका समय मिला, बहुत सराहना करते हैं हम इस चीज़ के लिए, और अर्जुन जी का भी सराहना शुक्रिया करते हैं। तो चलिए अलविदा लेते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग किंग ऑफ किंग्स ईस्ट heart to heart. We hope you all get ample amount of love, health, wealth, wisdom, knowledge, success, and all your dreams come true. You are a king and you are a queen and want to be the member of the King of Kings family? Like, share in the groups and subscribe with bell notification so that we can able to bring more and more heart-touching conversation for you all. तो चलिए, bye bye, take care and जय हिंद, जय भारत।